नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। हमारी चुनाव यात्रा इस समय राजस्थान के कोटा शहर में है। हम आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर क्या सोचती है जनता, ये जानने के लिए हम कोटा शहर में पहुँचे हैं। आइए बातचीत करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि इस बार तीसरी बार कोटा में कमल खिलेगा या किसी और को मौका मिलेगा। हम आपको बता दें कि कोटा में 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 4 बीजेपी के पास और 4 कांग्रेस के पास हैं। कांग्रेस ने यहां से बीजेपी के नेता रहे व्यक्ति को चुनाव का टिकट दिया है, इसलिए बीजेपी निशाना साध रही है कि कांग्रेस के पास तो अपना उम्मीदवार तक नहीं था, तो उम्मीदवार भी उसको हमसे लेना पड़ गया। हमारे एक बागी व्यक्ति को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। क्या सोचती है जनता दोनों उम्मीदवारों को लेकर और क्या है कोटा की जनता के मुख्य मुद्दे, आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं कोटा के लोगों से। हाँ जी, नमस्कार जी, पहले तो आप सभी को। और चूँकि लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है और यहाँ से तीसरी बार सांसद के लिए प्रत्याशी हैं ओम बिरला जी, तो पहले तो हम ओम बिरला जी पे ही बात करते हैं। अगर हम देखें एक जनप्रतिनिधि की उपलब्धता की बात करें तो ओम बिरला जी कितने उपलब्ध रहे आप लोगों के लिए, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं अक्सर यही सुनते हैं कि ये तो 5 साल पहले देखा था जी इनको, अब ये फिर से आ रहे हैं। तो अगर ओम बिरला जी की बात करें तो उपलब्धता कैसी रही उनकी? ओम बिरला जी की उपलब्धता हमेशा रही है, कभी फोन से भी हो जाते हैं, उनके पीए वगैरह अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। कोई भी आप फोन करो तो वो रिटर्न हमेशा करते हैं। कोई भी काम हो मतलब वो करवाते हैं, कोशिश करते हैं पूरी जी। उनका अच्छा मतलब व्यवहार अच्छा है और जनता के प्रति वो कोई भी काम करो के लिए बोलते हैं तो वो करने की कोशिश करते हैं जी। तो वैसे तो खैर दिल्ली में उनके पास क्योंकि बहुत बड़ा पद था, विदेशों में भी उनको जाना पड़ता था तमाम प्रतिनिधिमंडलों को लेकर, तो क्षेत्र के साथ भी वो न्याय कर पाए, ऐसा आप सोचते हैं? बिल्कुल न्याय कर पाए। उनका जो स्टाफ है यहाँ पे काफ़ी एक्टिव है। जो नीडी आदमी जो हेल्प चाहिए वो हेल्प सबको हेल्प दिलाते थे, फाइनेंशियली या कैसे मेडिकल हेल्प, मतलब ऑलराउंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो जी। बहुत अच्छा। और अगर हमने देखा 5 साल में अगर हम देखें तो 2 साल तो कोरोना में निकल गए। वो एक ऐसा समय था जब एक जनप्रतिनिधि की असली पहचान हुई। तो अगर हम कोरोना काल की बात करें तो कितना एक्टिव रहे ओम बिरला जी? ओम बिरला जी हमेशा जनता के लिए एक्टिव रहे हैं शुरू से ही और हमेशा आते रहे हैं। एक लोकसभा अध्यक्ष होते हुए भी वो आम जनता में गए, टाइम पे उनको संभाला। कोरोना काल में भी काफ़ी वो व्यक्तिगत रूप से भी गए सबके पास, इंजेक्शन उपलब्ध करवाए, सभी तरह के सब उपलब्ध करवाए जी। और अभी लोकसभा चुनाव जैसा हमने कहा कि आगाज हो चुका है, ओम बिरला जी फिर प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की तरफ से एक बीजेपी के ही बागी व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है। तो कैसे देखते हैं चुनावी मुकाबला, आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है इस बार नतीजा? थोड़ा सा कांग्रेस में जागृति आ गई है जी, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी को बिल्कुल भी डिफीट नहीं दे पाएंगे जी। कांग्रेस में नया कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा था तो इधर से टूट के चला गया, उसका कोई बिल्कुल महत्व नहीं है। लेकिन हमारे ओम बिरला जी जब विधायक थे तब से आज तक कोई रात को अगर 4:30 बजे फ़ोन कर देना, अगर वो नहीं उठाते हैं तो सुबह 6 बजे उनका फ़ोन आ जाता था। ये मेरे साथ स्वयं के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है, आज भी बहुत ऊंचे पद पे हैं, पूरे देश को संभालते हैं, पूरे संसद को संभालते हैं। उसके बावजूद भी कोई भी छोटा छोटा कार्यकर्ता भी अगर उनका काम फ़ोन चला जाए तो उसका पूरा रेस्पॉन्स मिलता है और 100% बीजेपी जीतेगी। राजस्थान में अगर हम देखें 2014 में 2019 में 25 के 25 कमल खिलाकर मोदी जी को दे दिए गए। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए साहब, अगर राष्ट्रीय वातावरण को देखा जाए तो आपकी बार भी पूरी 25 की 25 सीटें आएंगी और जिस प्रकार का व्यवहार हमारे सांसद का है, वो सांसद नहीं होकर एक आम नागरिक की तरह हर नागरिक से मिलते हैं, कोई भी बात हो उसको तवज्जो देते हैं। यही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर कहीं भी किसी का कोई काम हो, अपनी शक्ति अनुसार पूरा सहयोग करते हैं जी, पूरा सहयोग करते हैं। तो अधिकतर लोगों की जो राय है उनके पक्ष में ही दिख रही है। ये बताइए कि आप लोगों ने पिछली बार वोट दिया, उस वोट की ताकत से ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे, विराजमान हुए और किस तरीके से उन्होंने सदन को चलाया, ये अपने आप में रिकॉर्ड बना है। इस बार भी क्या लग रहा है आपको कि जनता कोई ऐसा ही मतदान करने वाली है कि वो और ऊंचे पद पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है जी। और निसंदेह ओम जी जो बिरला हैं वो बहुत आगे बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंचने वाले हैं जी। और अभी की जो स्थिति है उससे भी बेहतर स्थिति उनकी होने वाली है जी। और जैसा बीजेपी का संकल्प है 400 पार जी, तो वो अवश्य ही 400 पार
होने वाला है, हो चुका है, होने वाला नहीं, हो चुका है। हाँ जी। अच्छा, ये लोग अधिकतर लोग कह रहे हैं कि ओम बिरला जी जीतेंगे। ओम बिरला जी क्यों तीसरी बार जीते हैं और कैसा क्या है उसमें खास जो आपको लगता है कि उनको तीसरा मौका जरूर मिलना चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि की खास बात ये होती है कि अपने जनता से संपर्क कैसा है उनका। मुझे मेरे जन्मदिन की याद तब आती है जब बिरला जी का फ़ोन आता है। क्या बात है। और इसके अलावा इस वक्त वस्तु स्थिति ये है, राष्ट्रवाद चरम पर है जी। और उस चरम पर राष्ट्रवाद के होने की वजह से उसमें जो निष्ठा रखने वाले व्यक्ति हैं अथवा पार्टी हैं, उसी को मौका जनता देगी। क्यों? जनता इस बात को समझ चुकी है कि हमें आवश्यकता राष्ट्र के विकास की है, हमें व्यक्तिगत लाभ नहीं चाहिए। और छोटे मोटे लाभ, आप चाहे पेंशन की बात कर लें, ओल्ड पेंशन या नए पेंशन के झगड़े में हम नहीं पड़ना चाहते, हम हिंदू मुस्लिम के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, हम छोटे बड़े कास्ट वगैरह के झगड़े में नहीं, धर्म वगैरह के झगड़े में नहीं जाना चाहते। इस वक्त राष्ट्र चरम पर है और उसी की परिणति ये है कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुकी है और तीसरी के लिए प्रयास है। और हमारी प्रतीक्षा तो ये है कि इन चुनाव के बाद के 100 दिन वो क्या घोषणाएं होने वाली हैं। और मोदी जी के सपोर्ट की दृष्टि से, वैसे ओम बिरला जी का अपना एक व्यक्तित्व है और वो भी उतनी टक्कर के बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उनको इसलिए भी वोट करेंगे, हमें मोदी को मजबूत करना है। जी, मोदी को मजबूत करना। और आपने देखा कि एक बड़ी बात कही कि हमें ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये दिखाता है कि विकसित भारत का जो संकल्प लेकर देश आगे बढ़ रहा है, उसमें लोग जो निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, निजी परेशानियां हैं, उसको दरकिनार कर भारत को 2047 तक कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है, इस संकल्प के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न और करना चाहूँगा कि यही वो राजस्थान है, क्योंकि रामनवमी का पर्व भी आने वाला है, यही वो राजस्थान है जिसमें अगर हम देखें कुछ समय पहले तक रामनवमी पर कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाती थी और एक अगर हम कहें कि जो शोभा यात्राएं निकलती हैं उसको निकालने की अनुमति नहीं दी जाती थी। तो आपको लगता है कि ये सब चीज़ें भी चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ने जा रही हैं? तुष्टीकरण करने वाले और तुष्टीकरण से संतुष्ट होने वाले, इस बात को उनको छोड़िए, हमारी बात छोड़िए आप, वो लोग समझ चुके हैं इस बात को कि यही हमारे साथ धोखा हुआ है अथवा हमारे राष्ट्र के और व्यक्तिगत के व्यक्तियों के और समाज के विकास में ये एक बड़ी बाधा थी। आज आवश्यकता इस बात की नहीं है। एक किसी भी पर्व, आप गांव में जाइए, हिंदू मुस्लिम के झगड़े वैसे नहीं है जैसे बना दिए गए हैं। हमने उनको आगे लाकर केवल इसलिए खड़ा कर दिया है कि वो हमारे वोट बैंक के तरह काम करते रहे। और ये सब आप उनके कहीं भी उनकी बाइट ले लीजिए, किसी से भी बात कर लीजिए, हर व्यक्ति ये कहेगा कि साहब हमें टूल बनाया गया और कब तक टूल बनते रहेंगे। और वस्तु स्थिति ये है, आज उस वर्ग के और सभी वर्गों के लोग इस बात को समझ गए हैं कि राष्ट्र के विकास में ही मेरा विकास संभव है। मेरी तरक्की, मेरी धन वृद्धि, संपत्ति वृद्धि, शिक्षा वृद्धि या अन्य मेरे व्यक्तित्व का विकास राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है। और इसको बढ़ाने वाली जो पार्टी और जो व्यक्ति है, और देखिए सबसे मोटी बात ये होती है तप और निष्ठा, त्याग और तितिक्षा, ये वो चीज़ें हैं जो किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व को उठाते हैं और ये सब मोदी जी में मौजूद हैं। और यही वजह है कि उनके टीम के साथ लगने वाले जो व्यक्ति हैं वो सब भी इसी धारणा के हैं, इसी बात को मानकर चलते हैं कि बिना तप के कुछ भी सिद्धि संभव नहीं है। तो तप ही जरूरी है। और तप के लिए क्या करना है आपको? परिवार का त्याग, व्यक्तित्व, अपने निजी व्यक्तित्व का त्याग, समाज के लिए जुड़ना, राष्ट्र के लिए जुड़ना और मानवता के लिए जुड़ना। और ये सब प्रयास जो लोग करेंगे, समाज हमारा मास बिहेवियर हमेशा इसके पक्ष में जाता है। और यही वजह है कि आज की तारीख में ये पार्टी फ्लरिश कर रही है। इन पिछले चुनावों में लगभग उत्तरोत्तर वो बढ़ती चली जा रही है। और कोई आश्चर्य नहीं कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अब की बार तो आप एक ही चीज़ बोलेंगे, 400 जी। अच्छा, इसमें क्योंकि आपने बात करी, राष्ट्रवाद की बात करी आपने, और हम जानते भी हैं कि राजस्थान की जनता जो है धर्म भीरू है। राम मंदिर बना, 370 हटा, तो आपको लगता है कि इस चुनाव में फ़ायदा होने जा रहा है? देखिए, दोनों मुद्दों का ये हमारी आस्था का विषय है। और वस्तु स्थिति ये है कि आस्था वाले व्यक्तियों के लिए ईश्वर अथवा उसका जो भी धर्म है, और उसमें हम ये नहीं कहते कि केवल हिंदुओं की बात है या सनातन की बात है। सनातन तो सर्वधर्म को मानने वाला है। और इसी वजह से क्या है, हमारी ये निष्ठा जो हम सहन करते रहे अब तक, देखिए हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे धर्म पर आघात हुआ, हमारे जुलूसों पर आघात करते रहे ये लोग,
इसका सब उल्टा परिणाम हुआ। और आज की तारीख में समाज का कोई, वो लोग भी ये समझ गए हैं कि हमने हमारे पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। और आज वस्तु स्थिति ये है, भारत आज भी एक ऐसा राष्ट्र बन सकता है, या ऐसा एक प्रतीक बन सकता है जहां हिंदू मुस्लिम अगर मिलकर रहें और अगर एक होकर के ये प्रयास करें। आप अपने धर्म की निष्ठा रखिए, उसमें आस्था रखिए, उसको पोषिए, पालिए, सब कुछ करिए, लेकिन दूसरे का विरोध क्यों? बस इतना सा सीखना है हमें। और इतना अगर हमने सीख लिया तो दुनिया में शिखर तक पहुंचने में हमें कोई रोक नहीं सकता। बन सकता नहीं, बनेगा। जी, अभी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और उसको बताने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान भी आया एक दिन पहले। वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे, हम जाति जनगणना कराएंगे और तमाम कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि ये तो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। क्या कांग्रेस के वादों पर एतबार किया जा सकता है या फिर इस चुनाव में मोदी की गारंटी ही चलने वाली है? पहली बात तो कि जाति जनगणना वैसे ही गलत है जी, जाति गणना होना ही चाहिए। और आरक्षण का जहाँ तक सवाल है, आरक्षण तो वैसे ही पहले ही दिया हुआ है। अब 50% या 60% जो करोगे उसे क्या फ़ायदा होगा? दूसरी बात, जो बीजेपी जो कर रही है वो मतलब देश के हित में कर रही है, बिल्डर ने किया। अभी तक राजस्थान का कोई भी आदमी संसद भवन देखने के लिए नहीं जा सका। हम लोग पूरे कोटा के, क्या बूंदी, हर क्षेत्र के, हमने गांव के आदमी हम वहाँ पर रहे और हमने संसद भवन देखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संसद भवन मतलब 50 सालों में, 75 सालों में किसी ने नहीं देखा होगा जो हमने देखा है। और नया संसद भवन भी अब देखेंगे, ये हमारा मतलब ये है, ये है। और ये भी कोटा की जनता का सौभाग्य है कि नई संसद का जब शुभारंभ हुआ तो उस समय ओम बिरला जी ही वहाँ पर प्रधानमंत्री जी के साथ साथ थे। और जब पवित्र सेंगोल स्थापित हुआ तो कैसे देखते हैं ये जो ओम बिरला जी का कार्यकाल रहा, ये जो 5 साल उन्होंने संसद में स्पीकर के तौर पर अपना योगदान दिया देश के लिए, उसको कैसे देखते हैं? स्पीकर के तौर पे ओम जी बिरला का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है और काफ़ी मतलब इन्होंने एक्टिव रोल अदा किया है कि सांसदों को पर्याप्त समय देते हुए हर चीज़ पे उन्होंने डिस्कस करवाई है। लेकिन पर्याप्त समय नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने कई विपक्षी पार्टियों को भी मौका दिया, लेकिन पक्ष में अगर नहीं होता है तो उन्होंने कई सांसदों को निष्कासित भी किया। कईयों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन इन लोगों ने ओम जी बिरला ने कभी निडर हो गए ही अपना मतलब वो कार्यकाल निभाया। और आगे हमें आशा है कि ये संगठन और बीजेपी के लिए काफ़ी हितकर होगा और मोदी जी को ये 400 पार करवाएंगे। मोदी जी को 400 पार कराएंगे। और युवाओं की और ख़ास तौर पे हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनकी प्रतिक्रिया जाने बिना तो जो मिजाज है चुनाव का पता लग नहीं सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो कम नहीं हुआ है, मोदी जी ने बड़े घोटाले किए हैं। राहुल गांधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी चरम पर है, मोदी जी युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? जी, युवाओं के लिए मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम चालू करा है जो भी वर्ल्ड में 3रे नंबर पे, सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वर्ल्ड में अपने भारत से ही हुए हैं। इन्होंने मेक इन इंडिया प्रोग्राम चालू करा जिसमें FDI का जो फॉरेन रिजर्व है वो भारत का बढ़ा है और नई नई कंपनियों यहाँ पे आके बेरोजगारों को, युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। जी, जल जीवन मिशन है जो राजस्थान के लिए बहुत एक अमृत तुल्य मिशन मोदी जी ने चलाया है। जो हमारे जैसलमेर, बाड़मेर जैसे इलाके हैं उनमें पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से करी है। जी, मोदी जी ने युवाओं के साथ साथ आम आदमी के लिए और सबके लिए बहुत कुछ करा है। महिलाओं के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई है जिससे महिलाओं को खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं है और बहुत कुछ महिलाओं के लिए भी उन्होंने किया है। महिला सशक्तिकरण पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है उन्होंने और महिला और युवाओं के लिए तो उन्होंने इतना सब कुछ करा है। और बेरोजगारी का मुद्दा तो कहीं से कहीं तक मुझे लगता नहीं है अभी। हाँ जी, अच्छा, प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी जी तो हैं ही, खैर NDA की तरफ से कैंडिडेट। राहुल गांधी को अनौपचारिक रूप से कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी उस दौड़ में बताए जाते हैं। ऐसे तमाम नेता, आपको लगता है कि अगर जो प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं घोषित और अघोषित, उसमें कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आज जनता सर्वाधिक रूप से पसंद कर रही है? देखिए, आज की तुलना में मोदी जी से बढ़ के तो ऐसा कुछ है नहीं जो लगता हो कि भाई उस काबिल पोस्ट के लिए है। तो एक अरविंद केजरीवाल जी ने भी भ्रष्टाचार वगैरह में लिप्त अभी आए हैं और अपने राहुल गांधी जी जो हैं उनका भी इतना व्यक्तित्व नहीं खिला जिन्होंने उनके पिताजी जैसे थे, राजीव गांधी जैसी उनके अंदर छवि नज़र नहीं आती है जो उनकी दादी जी में थी, इंदिरा जी में। ऐसा कुछ उन्होंने नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर पढ़े लिखे तो उस टाइप के उन्होंने रहा, उन्होंने भारत का कुछ ऐसा कुछ देखा ही नहीं उन्होंने जिसके कारणवश वो कोई काम कर सके ये राजनीतिक लाइक। आपको लगता है? और अभी इस क्षेत्र की बात करें, आपके पास भी तमाम पार्टियां आ रही होंगी, अपने वादे कर रहे होंगे, आपसे दावे भी कर रहे होंगे। युवा मन क्या कहता है, ओम बिरला या कोई और कोटा से?
नहीं, बिल्कुल ओम बिरला जी के साथ ही हैं और जिनका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, हम तो मोदी जी के साथ हैं जी। और ये बात निश्चित है कि जो राम को लाएं हम उन्हीं को लाएंगे जी, क्या और जो राम को लाएं वही श्री कृष्ण को भी लाएंगे। अच्छा, तो उसी प्रकार हम लोग मोदी जी 400 पार हैं और ये निश्चित है कि राजस्थान में कमल ही खिलेगा जी, और नेतृत्व मोदी जी ही करेंगे। मोदी जी ही करेंगे जी। तो जी, आपकी प्रतिक्रिया आई इधर आइए, आप भी इधर आइए। और चुनाव में लोग अपने तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, घोषणा पत्र भी कुछ पार्टियों के आ चुके हैं, कुछ पार्टियां लाने वाली हैं और कुछ लोग फ्री के वादे कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम विकसित भारत का जो संकल्प है उसको आगे लेकर बढ़ेंगे। जनता को किसके साथ जाना चाहिए कि हमको तत्काल चीज़ें कुछ फ्री मिल जाएं या हमको एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए? जनता को सत्य की तरफ जाना चाहिए। जी सत्य का मतलब ये है कि जो हो रहा है वो दिख रहा है। जी। आज आप वर्ल्ड की इकोनॉमी में देखें, पहले वर्ल्ड की इकोनॉमी में भारत को कोई नहीं जानता था। आज नरेंद्र मोदी वो नाम है जिसको पूरे विश्व में जाना जा रहा है। यही नहीं, आप इकोनॉमिक लेवल पर देखेंगे, आज इंडियन सेंसेक्स टॉप मोस्ट पर है। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी ग्रो कर रही हैं। क्यों ग्रो कर रही हैं? क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी बढ़ रही है। इन सबके कारण किसके कारण है? क्योंकि हमारे देश का एक व्यक्तित्व है। आज नरेंद्र मोदी वो नाम है जिस पर न केवल भारत अभी तो पूरा विश्व विश्वास कर रहा है। बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आज कह दूं मैं ये करूँगा एज ए नेता और मैं नहीं करूँ तो कौन सा कोई मेरे पे कोर्ट केस करने जा रहा है? मैं कोई एफिडेविट दे के थोड़ी देख रहा हूँ। तो नेता अलग अलग तरह के घोषणा पत्र लाते हैं, घोषणाओं में जाने आज तक इतनी घोषणाएं हुई, लेकिन क्या किसी ने उसको पूरा किया? नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा उसको पूरा किया। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सत्य की तरफ जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्य के लिए खड़ी है और खड़ी रहेगी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट देना चाहिए। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में जो चुनाव हो रहा है वो केवल नरेंद्र मोदी वर्सेस हो रहा है और यही हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, हमें देखना है केवल एक व्यक्ति को, वो है नरेंद्र मोदी। जय श्री राम। आपने देखा कि किस तरीके से जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये जानती है कि चुनाव के समय जब लोग आके तमाम वादे कर रहे हैं उन वादों की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो कोई एफिडेविट नहीं दे रहे हैं आपको। जो घोषणा पत्र है उसका महत्व तभी होता है जब आप उसके वादे पूरे कर दें। और हमने देखा बीजेपी का भी घोषणा पत्र, उसमें जितने वादे किए गए थे अमूमन सभी वादे पूरे किए गए हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा तीसरा कार्यकाल और बड़े फैसलों वाला होगा, तो देखना होगा कि बीजेपी जब अपना संकल्प पत्र लाती है उसमें और किन बड़े घोषणाओं की झलक देखने को मिलती है। फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर जो कोटा की जनता है ये ओम बिरला मय है और ख़ासतौर पर पिछले 10 सालों में उनकी जो उपलब्धता रही है, और बताया लोगों ने हमें यहाँ पे कि विधायक के तौर पर भी लोगों से सीधा संवाद रहता था। आपने सुना कि अभी एक हमारे वरिष्ठ नागरिक ने बताया कि उनको अपने जन्मदिन की याद तब आती है जब ओम बिरला जी फ़ोन करके उनको जन्मदिन की बधाई देते हैं। तो ऐसा जो लोगों से सीधा संवाद है, और जो जनप्रतिनिधि वही सही जनप्रतिनिधि होता है जो जनता से संवाद बनाए रखता है। माध्यम किसी को ना बनाकर सीधा जो संवाद है वो जनता के दिलों को छूता है, और ये हमें कोटा में देखने को मिला है। देखना होगा कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो वो क्या रहते हैं, लेकिन एक झलक आपने इस जनता के मन की बात कार्यक्रम में देखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, राजस्थान के कोटा शहर से, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।